हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम लोग मेटलर्जी में आगे के कुछ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन कैसे किया जाता है, कैसे कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है एंड कैसे जिंक को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैसे एलिंगम डायग्राम से हमें पता चलता है कौन किसको रिड्यूस करता है, देखेंगे इस वीडियो में। तो आगे वीडियो में ऑफ एलिंगम डायग्राम। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इन ब्लास्ट फर्नेस, ये है ब्लास्ट फर्नेस। ये हमने फोटो लगाया ब्लास्ट फर्नेस का। इसमें कुछ जोन को हमने टेम्परेचर जोन को डिवाइड करा है कुछ जोन्स में, वो मैं बताऊंगा होता कैसे। एक बार देख लें इस फोटो में, ग्राफ में मैंने बना दिया है। तो यहाँ से डाला जाता है, यहाँ से डाला जाता है जो भी हमें ओर डाला जाता है, उसके साथ मेल्टिंग मटेरियल्स जैसे CaCO3 है मेल्टिंग मटेरियल्स हमारा, और कोक साथ में डाला जाता है। कोक क्या करता है? कोक रिड्यूस करेगा आयरन के ऑक्साइड को, ठीक है। तो फिर जब हीट किया जाता है इसके फर्नेस में, जब हीट किया जाता है तो कुछ टेम्परेचर जोन में कुछ कुछ रिएक्शंस होते हैं, वो मैं रिएक्शन बताऊंगा। यहाँ से ये पिग आयरन जो मेटल हमें मिल जाता है, मेटल में कुछ इम्प्योरिटीज होती है जिसको हम बाद में अलग भी करेंगे। ये कंबशन एरिया होता है जहाँ पे कंबस होता है जितने भी ये कार्बन होते हैं वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। यहाँ पे कंबसन किया जाता है, ठीक है। तो वो सारे जो भी हमने रिएक्शंस लिखना है, जो भी रिएक्शंस होते हैं इस ब्लास्ट फर्नेस में हमें देखने हैं। स्लैग फॉर्मेशन जोन, कंबसन जोन, फ्यूजन जोन, रिडक्शन जोन, तो सारे जोन्स में जो भी रिएक्शन होते हैं वो हमें एक एक करके देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग आगे बढ़ें। पहला क्या है? रिएक्शन इन रिडक्शन जोन। रिडक्शन जोन कहाँ पे है? रिडक्शन जोन ये जोन होता है जहाँ पे ऊपर में, जहाँ पे टेम्परेचर कम होते हैं। कहाँ कितने होते हैं? 250 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस होते हैं। तो यहाँ से हमने आयरन की ओर डाल दी Fe2O3, और ये कौन सा मटेरियल है? मेल्टिंग मटेरियल है, और इसमें फ्लक्स भी आता है। फ्लक्स भी हम इसी के हेल्प से फ्लक्स भी डालते हैं। फ्लक्स क्या करता है? जो भी उसमें इम्प्योरिटीज होते हैं उसके साथ रिएक्शन करके स्लैग फॉर्मेशन करता है। और कोक डालते हैं। कोक क्या करता है? रिडक्शन करेगा ओर का, ठीक है। तो रिडक्शन जोन में जो भी रिएक्शंस हो गए वो आगे लिखे हुए हैं कि कौन से टेम्परेचर में रिडक्शन जोन होता है। 250 डिग्री सेल्सियस से 700 डिग्री सेल्सियस तक से 250 to 700। तो रिएक्शन रिडक्शन जोन टेम्परेचर इज गिवन। तो क्या होता है? जो Fe2O3 है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेगा। क्यों? कार्बन मोनोऑक्साइड इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट, यू कैन सी इन एलिंगम डायग्राम। तो CO के साथ रिएक्शन करके ये क्या बना लेगा? Fe3O4, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आयरन का देखें तो +3, यहाँ पे 3 और सॉरी यहाँ पे कितना है? 3+2 है, +3 है, +3 है यहाँ पे, +3 से कम हो जाएगा। तो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो जा रहा है। देखो कितना हो जाए? 8/3, मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 2 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे 3 था, यहाँ 2 पॉइंट समथिंग, मतलब थोड़ा तो रिडक्शन हो गया। अब ये Fe3O4 फिर से कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो जाएंगे, मतलब +3 से +2 में रिड्यूस हो चुका है। फिर से ये आयरन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके आयरन स्पंजी आयरन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये रिएक्शंस कहाँ पे हो रहे हैं? सारे रिडक्शन जोन में हो रहे हैं, मतलब रिडक्शन हो रहा है, इस जोन में रिडक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो Fe2O3 किस में कन्वर्ट हो गया? Fe में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट जोन क्या है? नेक्स्ट जोन है स्लैग फॉर्मेशन जोन, जिसका टेम्परेचर 700 डिग्री सेल्सियस से 1000 डिग्री सेल्सियस का होता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं? इसमें स्लैग का फॉर्मेशन होता है। स्लैग फॉर्मेशन जहाँ पे फ्लक्स रिएक्शन करके इम्प्योरिटीज़ के साथ स्लैग बनाता है, और इनफ्यूजिबल होते हैं जो मेटल के ऊपर तैरते रहते हैं, हम उसे बाद में बाहर निकाल लेते हैं। एट हायर टेम्परेचर कार्बन इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन CO। देख सकते हो ग्राफ में, एलिंगम डायग्राम में देख सकते हो कि कार्बन से अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। कब? 983 केल्विन टेम्परेचर के बाद। तो Fe2O3 बस कार्बन से फिर रिएक्शन करेगा और आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह अगर Fe3O4 प्रेजेंट होंगे वो भी कार्बन से रिएक्शन करके आयरन में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो CaCO3 हमने मिलाया था यही टेम्परेचर पे वो मेल्ट करेगा और कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। यही जो कैल्शियम ऑक्साइड है वही फ्लक्स की तरह बिहेव करेगा, और फ्लक्स इम्प्योरिटीज़ के साथ रिएक्शन करके स्लैग फॉर्मेशन कर लेंगे,
ठीक है। तो यहाँ यहीं पे स्लैग बन जाता है। तो SiO2 जो इम्प्योरिटीज होंगे ब्लास्ट फर्नेस में SiO2 भी होता है, उस SiO2 से कैल्शियम ऑक्साइड ये कौन सा फ्लक्स हो जाएगा, इस फ्लक्स को हम बोलेंगे बेसिक फ्लक्स। क्यों? क्योंकि मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। फ्लक्स रिएक्शन करेगा और क्या फॉर्मेशन कर लेगा, स्लैग बना लेगा, कैल्शियम CaSiO3 का स्लैग फॉर्मेशन करेगा और ये स्लैग पिग आयरन के ऊपर तैरता रहेगा। बाद में हम इसे निकाल लेंगे और मोल्टेन मेटल को बाहर निकाल देंगे। नेक्स्ट जोन क्या है, नेक्स्ट जोन है फ्यूजन जोन। फ्यूजन जोन का टेम्परेचर क्या है, 1000 डिग्री सेल्सियस टू 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1500 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या होता है, इस टेम्परेचर जोन में इन फ्यूजन जोन स्पॉन्जी आयरन एब्जॉर्ब impurities ऑफ मैग्नीज, सिलिकॉन, कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो याद रखना है किसके इम्प्योरिटीज, मैग्नीज के, सिलिकॉन के, कार्बन के और सल्फर और फॉस्फोरस के इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब करके वो पिग आयरन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो स्पॉन्जी आयरन ये सारे इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेता है और पिग आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर तुम्हें पूछा जाए स्पॉन्जी आयरन और पिग आयरन में क्या अंतर है, तो स्पॉन्जी आयरन में ये सारे इम्प्योरिटीज नहीं होते हैं, पिग आयरन में ये सारे इम्प्योरिटीज होते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूजन जोन में फ्यूज्ड हो जा रहा है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, रिएक्शन इन कंबसन जोन। अब लास्ट जोन है जहाँ पे हाई टेम्परेचर जोन है, ये वाला जोन कंबसन जोन। ये कंबसन जोन में रिएक्शन क्या हो रहा है, तो रिएक्शन हो रहे हैं, कंबस हो जा रहे हैं जितने भी जो इम्प्योरिटी, जैसे कार्बन हमने डाला था वो ऑक्सीजन से प्रेजेंस में रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे, कार्बन CO2 से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेंगे। तो ऑन द बेसिस, अब ये हमारा पिग आयरन यहाँ से मिल गया। अब इसी आयरन को नेक्स्ट इम्प्योरिटीज के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन, जो यहाँ पे इम्प्योरिटीज था ना फ्यूजन जोन में, जो इम्प्योरिटीज कार्बन के आ रहे थे, तो उसके बेसिस से 4 कार्बन के 4 टाइप्स में क्लासिफाई किए गए हैं। कौन कौन से हैं, तो पहला पिग आयरन। पिग आयरन में कार्बन के कितने इम्प्योरिटीज होते हैं, 4 to 5% इम्प्योरिटीज होते हैं कार्बन के पिग आयरन में। फिर दूसरे होते हैं कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में 2 to 4% कार्बन के इम्प्योरिटीज होते हैं। मतलब अगर हमें पिग आयरन से कास्ट आयरन जाना है तो हमें ऑक्सीजन डाल दो, ऑक्सीडेशन करा दो, तो कार्बन ऑक्सीडेशन कर लेंगे तो कार्बन के परसेंटेज घट जाएंगे, तो कास्ट आयरन में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आयरन का एक टाइप आता है स्टील, जिसमें कितने परसेंटेज होते हैं कार्बन के, 0.5 to 2% ऑफ कार्बन होते हैं इसमें। लास्ट और सबसे कम इम्प्योरिटी या कार्बन की इम्प्योरिटी वाले जो ये आयरन है उसको कहते हैं व्रॉट आयरन। व्रॉट आयरन में लेस देन 0.5% कार्बन की इम्प्योरिटीज होती है, ये सबसे अच्छा कार्बन होता है। ठीक है, अब कास्ट आयरन को अगर हमें स्टील में कन्वर्ट करना है, मतलब वन स्टेप ऑक्सीडेशन करवाना है हमें, तो कास्ट आयरन को अगर स्टील में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। तो इस ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को हम बेसिमराइजेशन कहते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ कास्ट आयरन टू स्टील इज कॉल्ड बेसिमराइजेशन। ठीक है, एज परसेंटेज ऑफ कार्बन इम्प्योरिटी इंक्रीजेज इन आयरन, इट्स हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस इंक्रीजेज। तो कार्बन का परसेंटेज भी होना जरूरी है। ठीक है, इन रिवर्बेटरी फर्नेस रिएक्शन ऑफ पिग आयरन इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, रिएक्शन फर्नेस में रिएक्शन करके पिग आयरन प्रोड्यूस होते हैं। कास्ट आयरन इज कन्वर्टेड इनटू स्टील बाय बेसिमराइजेशन प्रोसेस। ये तो मैंने लिखा भी है ऊपर, स्टील में कन्वर्ट करने के लिए बेसिमराइजेशन प्रोसेस होते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, दिस प्रोसेस इज इन विच प्योरिफिकेशन थ्रू ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो प्योरिफिकेशन होता है कास्ट आयरन का और स्टील में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ऑक्सीडेशन कराया जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए जाते हैं मेनली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड से हमें कॉपर का एक्सट्रैक्शन करना। तो हम एलिंगम डायग्राम में देख सकते हैं कॉपर सबसे ऊपर होता है, कॉपर काफ़ी ऊपर होता है, सबसे ऊपर नहीं काफ़ी ऊपर होता है, मतलब उसके नीचे बहुत सारे मेटल्स हैं। तो किसी भी मेटल से वो ऑक्सीडाइज, अधिकतर मेटल से वो रिड्यूस हो सकता है। देखो ये रहा क्यूप्रस कॉपर के का ग्राफ। ठीक है, तो हम उसको किसी भी
अधिकतर मेटल से हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो extraction of copper from cuprous oxide. In Allingham diagram, the graph of formation of cuprous oxide is almost at the top. So it is easy to reduce oxide ore of copper directly to metal by heating with coke. तो कार्बन से आसानी से उसको रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि उसका ग्राफ काफ़ी ऊपर होता है, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव नहीं होती है उसकी, तो कार्बन से वो आसानी से रिड्यूस हो सकता है। ठीक है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द ओर आर सल्फाइड्स। कॉपर के अधिकतर जो ओर होते हैं वो सल्फाइड ओर होते हैं। एंड सम में ऑल्सो कंटेन आयरन, और उनमें से कुछ आयरन भी होते हैं, जैसे कॉपर पायराइट, उसमें आयरन भी पाया जाता है। तो द सल्फाइड ओर आर रोस्टेड स्मेल्टेड टू गिव ऑक्साइड। तो उस सल्फाइड ओर को पहले हम रोस्ट करेंगे, स्मेल्ट करेंगे और ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। इन एक्चुअल प्रोसेस the ore is heated in laboratory furnace after mixing with silica in the furnace. सिलिका क्यों ऐड करते हैं? स्लैग फॉर्मेशन करने के लिए। तो क्या होता है, इन फर्नेस आयरन ऑक्साइड जो कि इम्प्योरिटी होते हैं वो स्लैग का फॉर्मेशन कर लेंगे, किसके साथ? सिलिका के साथ। इसलिए क्या लिखा मैंने कि इन एक्चुअल प्रोसेस द ओर इज हीटेड इन लेबोरेटरी फर्नेस आफ्टर मिक्सिंग विथ सिलिका। तो सिलिका मिला के हम रेबरबेटरी फर्नेस में हम इसके ओर को हीट करते हैं। इन फर्नेस आयरन ऑक्साइड जो होते हैं वो इम्प्योरिटी होते हैं जो स्लैग फॉर्मेशन कर लेंगे सिलिका के साथ। ठीक है। स्लैग फॉर्मेशन कैसे कर लेंगे? तो अगर आयरन ऑक्साइड वहाँ पे पहले से इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसमें, तो इम्प्योरिटी के साथ कौन रिएक्शन कर लेगा? सिलिका SiO2 और बना लेंगे FeSiO3 जो स्लैग होते हैं। और यहाँ पे SiO2 फ्लक्स की तरह काम कर रहा है। कौन सा फ्लक्स होगा? तो एसिडिक फ्लक्स होंगे। ठीक है, एसिडिक फ्लक्स होंगे। तो फिर और क्या लिखा मैंने? एंड कॉपर इज प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ कॉपर मैट। कॉपर मैट क्या होते हैं? FeS और Cu2S के मिक्सर को कॉपर मैट कहते हैं। तो CuFeS2 + O2 ये क्यूपरिक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर ये जो आयरन ऑक्साइड थे वही रिएक्शन कर लिया और स्लैग फॉर्मेशन कर दिया। और ये स्लैग फॉर्मेशन, स्लैग क्या होते हैं? इनफ्यूजिबल होते हैं, जो ये मेटल, मोल्टन मेटल के ऊपर तैरते रहते हैं, तो हम उसको निकाल लेते हैं। क्यूप्रस ऑक्साइड को ऑक्सीजन में रिएक्शन करके क्यूप्रस, अगर सल्फाइड हो रहा है तो कॉपरस ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा भी था। ये ऑटो रिडक्शन प्रोसेस या सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस से भी हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड से भी एक्सट्रैक्शन करना। अब हम देख सकते हैं एलिंगम डायग्राम में जिंक ऑक्साइड कार्बन से आसानी से रिड्यूस हो सकता है 1673 केल्विन टेम्परेचर पे, 1673 केल्विन टेम्परेचर पे। तो द रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड इज डन using coke. The temperature in this case is higher than that of copper. कॉपर से थोड़ा ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि उसका कॉपर से ज़्यादा नेगेटिव डेल्टा जी का वैल्यू होता है। तो जिंक ऑक्साइड जब कार्बन से रिएक्शन करेंगे तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे। तो यहाँ पे जिंक आसानी से हमें मिल जाएगा। ठीक है। तो होप ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ऐसी और टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल से फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।